हाथ जोड़ लें। अपने आप को कंसंट्रेट करें आज्ञा चक्र पर। श्वास को नॉर्मल करें। अपनी श्वास पे ध्यान देंगे। गहराई से श्वास अंदर लेंगे, फिर दीर्घ श्वास बाहर जाती हुई निस्सीह का उच्चारण करेंगे। निस्सीह। दोबारा सांस गहराई से प्राणों में भरें। निस्सीह। दोबारा सांस भरें, फिर गहराई से छोड़ते हुए निस्सीह कहेंगे। निस्सीह। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणम् ऐसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। आज्ञा चक्र पर गुरुदेव को विराजमान करें। अरहंत परमात्मा सिमंदर भगवान को विराजमान कर सकते हैं। भावों से गुरु की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते हुए गुरु वंदना। हाथ जोड़ दाई ओर से कर 3 बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं देव की हम भावभीनी वंदना। नमन करते हैं सदा सत्कार श्रद्धा भाव से और करते हैं सदा सम्मान सरल स्वभाव से। मानते हैं आप ही कल्याण मंगल रूप है। जानते हैं आप ही गुरुदेव ज्ञान स्वरूप है। देव चरण उपासना हरती है हर संताप को। कर रहे हैं वंदना मस्तक झुका कर आपको। मस्तक झुका कर आपको। मस्तक झुका कर आपको। निवृत्ति मंत्र पेज नंबर 23 पर। सारे प्रपंच निश्रत हो निषिद्ध हो भूत कर्म मिथ्या हो वर्तमान खमत खामित हो परस्पर सहानुभूति सहयोग अथवा वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय भाव तरंग याद स्मृति कांक्षा आदि विभावात्मा का वो सिरन हो वो सिरन हो वो सिरन हो। सबका कल्याण हो आमीन। सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र। करिमी भन्ते सामाय्यं सावर्ज्यं योगं पचखामि जाल नियमं पजवासामि त्रिविधं त्रिविधेन करन्तमपि अन्नं न समनु जानामि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अपानं घोषयामि। भन्ते मैं मन वचन काया से सावध्य योग करण करावन अनुज्ञान विरति की यथा नियम प्रतिज्ञा करता हूँ पर्युपासना करता हूँ। मेरे द्वारा हुए सभी कार्यों का प्रतिक्रमण निंदा गरहा करता हूँ। सामायिक काल में हर विभाव आत्मा वो सिरन हो विस्मृत हो विस्मृत हो विस्मृत हो।
अब सामायिक का पहला, दूसरा और तीसरा आवश्यकता की हम चर्चा कर चुके हैं। जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स की आज 18th क्लास है, 19th क्लास है। सामायिक षड आवश्यक साधना हम सीख रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को जानने की विधि प्राप्त कर रहे हैं। और अपने आप को जानना यूं तो सबसे आसान है और यूं देखा जाए तो सबसे मुश्किल। मुश्किल क्यों और आसान क्यों? आसान क्यों? क्योंकि आपको खुद को जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं। आसान है ना? और मुश्किल इसलिए कि हमेशा ही दूसरों को जानने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए खुद को जानना हम भूल सा ही गए। हम सोचते किसके बारे में, देखते किसको, सुनते किसको? दिन भर पांचों इंद्रियां और मन हमेशा पर के अध्ययन में लगे रहते हैं। इनको हमें अपनी ओर मोड़ना है। तो आसान है लेकिन मुश्किल भी है। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास में 6 तरीके हैं, 6 स्टेप्स है। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप की साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर के द्वार खुलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने संकल्प किया, पचकान किया, अपने से बाहर जितने भी रूप है उन सब से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का, सावज्यम जोगम पचकम। फिर हमने अपने आप के साथ बैठने का संकल्प किया, जावनियमम पचवासम। फिर तीसरा आवश्यक में हमने परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करना शुरू किया। प्रतिक्रमण में हम अपने ही अतीत को देख रहे हैं। कल हम जान रहे थे कि प्रतिक्रमण आवश्यक है क्योंकि दुनिया का हर आदमी करता ही है, लेकिन जब वो प्रतिक्रमण करता है तो वो होश पूर्वक नहीं करता, बेहोशी में करता है। तो उसका नाम प्रतिक्रमण न कह के पुनर्क्रमण कहेंगे। पुनः पुनः उसी क्रम को दोहराता जाता है। प्रतिक्रमण कब होगा? जब आपने होश पूर्वक किया। रिपीटेटिव एक्शन हम सभी करते हैं, तो रिपीटेटिव एक्शन इज पुनर्क्रमण। एंड होश पूर्वक अपने स्वभाव में लौटना, विभाव में चले गए वहां से स्वभाव में लौटना, दैट इज प्रतिक्रमण। तो विभावों के विज्ञान को जानने के लिए हर एक घटना से हम जागते हुए वापस गुजर रहे हैं, उस प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण। यह प्रक्रिया विचारों के माध्यम से हो रही है और विचारों में ही हो रही है। हम विचार कर रहे हैं हमने पास्ट में क्या क्या किया, और अपने हर विचार को देख रहे हैं, हर एक्टिविटीज को देख रहे हैं, हर वर्बल एक्टिविटीज को भी देख रहे हैं कि बोला क्या था, किया क्या था, सोचा क्या था। हम तीनों घटनाओं को देख रहे हैं। तो कल हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, किस किसने किया? गुड, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग भूल गए, शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए होंगे, या इम्पोर्टेंस तो समझे होंगे लेकिन घर जाते जाते होता है ना, माहौल चेंज होता ही चैप्टर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा संकल्प करके जाओ, संकल्प शक्ति जगानी पड़ेगी इसके लिए। मैंने पहले का ये चीजें अभ्यास की है। खाली जानकारी लेने से परिवर्तन नहीं आएगा, जानकारी को अभ्यास करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे तीसरे आवश्यक के साथ चौथे आवश्यक की। कल हमारा टॉपिक जहाँ पे अधूरा था, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा प्रतिक्रमण कब कब किया जाता है। कल का लास्ट टॉपिक ये चल रहा था। जब भी सामायिक में प्रवेश करना हो, जब भी ध्यान में बैठना हो, जब भी आध्यात्मिक अनुष्ठान में बैठना हो, उसके पहले अपने भूत से अपने आप को अलग करने के लिए उस भूत को याद करना प्रतिक्रमण है। तो सामायिक से पूर्व प्रतिक्रमण किया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, रात को सोने से पूर्व प्रतिक्रमण करने की हमने बताई थी कि सोने से पूर्व प्रतिक्रमण करके सो, ताकि दिन भर में जो कुछ माइंड में स्टोर हुआ है उस स्टोर को हम अभी खाली करके फिर सोने जा सके। तो हमारी नींद स्वस्थ नींद होगी, बहुत सारे सपनों से, बोझिल विचारों से हम मुक्त हो सकेंगे। तो हमारी मानसिक थकान पहले उतार के सो जाए।
तीसरी बात, नींद में से जागने के तुरंत साथ प्रतिक्रमण किया जाता है। जैसे सोने के तुरंत पहले करना, ऐसे ही जागने के तुरंत साथ प्रतिक्रमण करना। क्योंकि जागने के साथ ही हमें ये याद करना होगा कि रात भर हम कहाँ थे, दिमाग कहाँ चल रहा था, सपने क्या आ रहे थे, कल्पनाएं क्या थी। तो हमें अपने अवचेतन मन की जानकारी मिल सकेगी। अगर वो क्षण खो दिया तो हमें पता ही नहीं लगेगा हमारे अवचेतन मन में क्या क्या चल रहा होता है। इसलिए वो एक क्षण है जब हमारे अवचेतन और चेतन के बीच में एक पतली सी लेयर है, वहां पर हम उसमें होश में आ रहे हैं, नींद से जागृति में आ रहे हैं। ठीक उसी क्षण के अंदर हमें याद करना मैं कहाँ था, मेरे विचार क्या चल रहे थे, मेरे सपने क्या थे, मेरी फीलिंग्स क्या थी। तो वो प्रतिक्रमण है जागने के तुरंत क्षण। फिर ऐसे ही जब भी हमें लगे, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फर्स्ट सामायिक करने से पहले, सेकंड रात सोने से पहले, थर्ड नींद से जागने के बाद, एंड द फोर्थ पॉइंट, जब भी हमें लगे कि मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, स्ट्रेस में गया, हार्मनी डिस्टर्ब हो गई। और ऐसा कभी भी लग सकता है, दिन के किसी भी क्षण में लग सकता है। जब भी लगे कि मैं कहाँ हूं, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया है, तुरंत आंख बंद करके प्रतिक्रमण कर सकते हो कि मैं कहाँ अटका, कहाँ आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, कहाँ नेचुरल सोशल स्पिरिचुअल ऑर्डर को मैंने डिस्टर्ब किया, कहाँ मैं भूत भविष्य में भटक गया, कहाँ वर्तमान से चूक गया। उसी वक्त ख्याल में लाना, और जैसे ख्याल में आएगा अपनी गलती पता लगेगी, उसके आगे क्या करना वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन गलती का पता लग जाना उस गलती का हट जाने के लिए काफी है। तो प्रतिक्रमण कब करना, जैसे ही अतिक्रमण किया और याद आई तुरंत प्रतिक्रमण करो। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, चौथा। अब पांचवा पॉइंट, प्रतिक्रमण कब करना, हर संध्या के समय में प्रतिक्रमण किया जाता है। सूर्योदय की संध्या, सूर्यास्त की संध्या, अथवा 15 दिन के बाद जो पक्षी आती है, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या आती है, उन दिनों में प्रतिक्रमण किया जाता है। वो 15 दिन का प्रतिक्रमण होता है। सूर्यास्त पे जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो दिन भर का होता है, उसको देवसिक प्रतिक्रमण कहते हैं। नींद में से जागने के बाद जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो रात्रि भर का होता है, उसको रायसी प्रतिक्रमण कहते हैं। रायसी बोले रात्रिक। और 15 दिन के बाद प्रतिक्रमण किया जाता है, उसको पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। पक्ष, एक पखवाड़ा पूरा हुआ, पूर्णिमा या अमावस्या, तो उसको पक्ष पूरा होने पर जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसको पाक्षिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। फिर एक प्रतिक्रमण किया जाता है जो 4 महीने पूरे होने पर होते हैं, चौमासी प्रतिक्रमण। फिर एक प्रतिक्रमण होता है जो वर्ष भर पूरे एक वर्ष का किया जाता है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। वार्षिकी कह दो या सांवत्सरिक कह दो, एक ही बात है। फिर एक प्रतिक्रमण होता है जो मरने के पहले किया जाता है, उसको मरणांतिक प्रतिक्रमण कहते हैं। मरणांतिक प्रतिक्रमण, मरने से पूर्व किया जाता है। आपने कभी कोई ऐसी मूवी में देखा होगा, कोई ऐसा सीन, आई थिंक सो दिखाते हैं कई बार ऐसे सीन कि कोई आदमी एकदम डूब रहा है, एकदम मरने को जा रहा है, एकदम एक्सीडेंट हो रहा है, और उसको अपनी पूरी पास्ट लाइफ के सारे सीन्स एकदम फास्ट दिखाई देते हैं। नहीं, जैसे कैसे रिवाइंड करते हैं, तो कैसे फटाफट 3 घंटे की मूवी हो और रिवाइंड करते हैं तो कितने मिनट में पूरी रहती, हाँ, सम सेकंड्स। ऐसी पूरी लाइफ हमारे माइंड में एकदम रिवाइंड हो जाए, दैट इज मरणांतिक प्रतिक्रमण। वो मरने के पहले किया जाता है। ये एग्जांपल याद रखना कि 3 घंटे की मूवी को कैसे हम रिवाइंड करते हैं, तो फ्यू सेकंड्स में, फ्यू मिनट्स में पूरी रिवाइंड हो जाती है। ऐसे हमें पूरा दिन रिवाइंड करने में मात्र 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अभी स्टेज नहीं है, अभी तो आप याद करने बैठते हो तो फिर कोई एक घटना भी अटक गए, वही घटना याद है, इस घटना से संबंधित दूसरे तीसरे ना जाने कहां पहुंच जाते हो, और फिर ख्याल आता है मैं तो प्रतिक्रमण करने बैठा था, वेद चिंतन करने नहीं बैठा था, लेकिन कहीं और चला गया। ऐसा होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाएंगे और
होश पूर्वक, तो एक समय आएगा कि हम मन को निर्देश देंगे कि मेरे को दिन भर की घटना याद आए, और पूरी कैसे रिवाइंड हो, ऐसे हमें फटाफट फटाफट 3 मिनट में पूरी घटना याद आएगी। और घटना याद करनी है तीनों लेवल पे, काया, वचन, मन, तीनों लेवल पे देखना है। एक साथ भी देख सकते हैं और बांट बांट के भी देख सकते हैं। और अभी चूंकि हम स्टार्टिंग स्टेज में, हो सकता है हमें पूरा दिन याद आवे, इतनी भी मेमोरी हमारी नहीं डेवलप है, इट मे भी, कई लोगों को बहुत भारी रहता है दिमाग, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि वो दिन को टुकड़ों में बांट बांट करके प्रतिक्रमण करें। जैसे आपकी दिनचर्या का एक आधा हिस्सा 12 साढ़े 12 तक पूरा हो जाता है। जनरली घर के सारे काम निपटा देते हो, काम वाली आके चली गई, 12:30 तक आप फ्री हो। ओके, जब फ्री होकर के बैठे हो उस समय अपने माइंड को सजेशन देंगे कि मुझे याद करो कि मैंने सुबह से शाम अब तक, सुबह से दोपहर तक अब तक क्या क्या किया। तो आप अपनी उतनी 6 घंटे की लाइफ को देखो, देन शाम को वापस नेक्स्ट 6 घंटे को देखो, फिर रात सोने से पहले तक के वापस 3-4 जो भी घंटे आपको मिले उनको देखो। तो आपने बांट के किया तो आपको याद आना शुरू हो गया, समझ आना शुरू हो गया। फिर ऐसा होगा आप पूरे दिन को भी देख सकते हो। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर थोड़ी देर बाद में आपको लगे कि कुछ तो भारी हो रहा है, कुछ तो आउट ऑफ हो रहा हो, तो देखो। तो देखना, जानना और जागते हुए पुनः जीना, जागते हुए उन घटनाओं को पुनः जीना भावों में, वो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है। पहले याद कर रहे हैं, फिर जागते हुए उसको होशपूर्वक वापस कर रहे हैं भावों में, वो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हम इस घटना को समझेंगे कि प्रतिक्रमण की प्रक्रिया से होता क्या है। हमारी चेतना स्वाभाविक तौर से समय में रहनी चाहिए। स्वाभाविक तौर से हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो मोमेंट में होना चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट हमें जीना चाहिए। मतलब वी शुड लिव इन प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान क्षण में, द पावर ऑफ नाउ, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना होता है। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? वी ऑल नो कि ऐसा नहीं हो पाता। हम लोग बार बार आगे पीछे मूव करते हैं, पास में फ्यूचर में, पास में फ्यूचर में। ओके, हमें लगता है हम फ्यूचर में मूव करते हैं, बट हकीकत में हम फ्यूचर में मूव नहीं करते होते, क्योंकि हम फ्यूचर के संबंध में जितनी भी कल्पनाएं कर रहे होते हैं वो पास्ट बेस्ड कल्पना होती है। ओके, तो ऐसा लग रहा है हम भविष्य में जा रहे हैं, लेकिन जा कभी भविष्य में ही है, क्योंकि वो तो अज्ञात है, अननोन है। हम उसमें कैसे जा सकते हैं? हम जो जा रहे होते हैं वो पास्ट में ही जा रहे होते हैं। अब उस भूत की यादों में हम बार बार जा रहे होते हैं, उसी के आधार पर हम नया सोच रहे हैं, लेकिन वो भी भूत ही है, क्योंकि वो नई सोच कुछ नई नहीं है, वो पुराने में से हमने कुछ कुछ चुन लिए है वो सब कुछ पुराना है। ओके, तो हमारे अंदर जो मेमोरी पार्ट है वो ही हम जानते हैं, वही हमारा ज्ञात है, अब तक की जाना गया चीजें हैं। तो हम किसको याद करेंगे? जाने हुए को करेंगे या अज्ञात को करेंगे? जाने हुए को करेंगे। तो बट नेचुरल हम भूत में बार बार जा रहे हैं। ओके, अब उस भूत में जितने हम भाव दे रहे, वो सारे भाव किस तरह के भाव होंगे? रति वाले, अरति वाले, इल्यूजनरी, अविवेक वाले। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हम उन्हीं भावों में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विषम भाव। ये हम जान चुके हैं, विषम भाव है। अब हम उस विषम भावों में जबकि बार बार जा रहे हैं, तो उन भावों को गहरा करते जा रहे हैं। उसमें जितना हम रस ले रहे हैं उन भावों को हम और समय की गहराई तक उसको गहरा करते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि न्यूट्रल होकर के, समभाव में होकर के, जब हम अपने पास के उन विभावों को देख पाते हैं और देख करके आगे की प्रक्रिया हम जानेंगे, निरीक्षण, ग्रह, विसर्जन। जब हम उनको विसर्जित करते हैं तब क्या होता है कि उस भाव से हमने अपने आप को अलग किया। तो जैसे पास्ट अलग किया, उस पास्ट के बेस पे फ्यूचर बना था। फ्यूचर क्या है? जो कुछ रिकॉर्डेड हो चुका वही रिलीज होगा, दैट इज फ्यूचर। व्हाट इज फ्यूचर? रिकॉर्डेड पास्ट की रिलीजिंग ही तो फ्यूचर होगी। तो हम उस रिकॉर्डेड फाइल्स को डिस्कार्ड कर देते, डिलीट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर खत्म हो गया। जितना जितना पास्ट हमने जान करके होश पूर्वक, समता में, समय में रहते हुए, अपने संकल्प बल से, भाव बल से हमने उसको
डिसएसोशिएट किया, विसर्जित किया, उतना उतना फ्यूचर हटा। तो पास्ट और फ्यूचर जितना हटा उतना क्या बचा? समय। तो हमारी समय में यात्रा कैसी हुई? थोड़ी बड़ी। और इसका एक एग्जाम्पल हमने उस दिन किया था, याद है ना? हमने सर्कल बनाया था, सर्कमफ्रेंस और सेंटर पॉइंट। अब हम लोग सब लगातार परिधि पे घूम रहे हैं। ओके, उस परिधि से हमको सेंटर पर आना, दैट इज समय, सामयिक। तो हम जितनी जितनी परिधि पर अपनी पकड़ को विसर्जित किए, उतना हम परिधि से थोड़ा हटे, परिधि से हटे, सेंटर की तरफ आए। तो परिधि से सेंटर की तरफ आने लगे तो परिधि पर हमारा विजन बढ़ा या घटा? बट नेचुरल ना, शायद वो है नहीं। तो हमारा विजन बढ़ा तो उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ा, उतना उतना हमारा दर्शन निर्मल हुआ, उतना उतना हमारा होनापन शुद्ध होता गया। और तब क्या हुआ कि हम परिधि से सेंटर के नजदीक आ रहे हैं, तो हम परिधि को ज्यादा देख पा रहे। लेकिन अब लालसा खत्म है तभी देख पा रहे, पकड़ खत्म है तभी देख पा रहे। और जब पकड़ खत्म हुई, लालसा खत्म हुई और हम देख पा रहे हैं, तो क्या घटना घटने लगी? हमारे अंदर शांति बढ़ने लगी। दैट इज समभाव। ठीक है ना? वो समभाव की प्राप्ति हमारे भीतर की अवस्था से हो रही है, इसीलिए उस अवस्था की अभ्यास साधना का नाम सामायिक साधना। और जब हम कंप्लीटली उस परिधि से डिस्कनेक्ट होकर के पूरे ध्यान की शांत मुद्रा में आ गए, सेंटर पॉइंट पे आ गए, समय में आ गए, तब हम सामायिक में हो गए। कहां से आए? अपनी बाउंड्री से। वो बाउंड्री थॉट्स की है, स्पीच की, एक्टिविटीज की है। तीनों बाउंड्री की पकड़ से हम अपने सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं, पकड़ छोड़ रहे थे। ठीक है? तो प्रतिक्रमण क्या किया हमने? परिधि अतिक्रमण थी, समय में जीना हमारा क्रम था, और हम समय से चूक के परिधि पे चले गए थे, बाउंड्री पे चले गए थे। हाँ, दैट इज स्पेस के 3 डायमेंशन। फिर वहां से हम वापस अपने अंदर की तरफ आने लगते हैं। तो जितना जितना आते हैं उतना उतना हमारे भीतर की पास्ट की पकड़ छूटती है और हमारे अंदर सामायिक, समय, समता ऑटोमेटिकली आती है। दैट इज सामायिक। और उसके लिए हमने पकड़ को जानना, वो प्रतिक्रमण किया, पकड़ को पहचाना। फिर वो पकड़ क्यों नहीं छूट पा रही है, उसका हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। वो 4th आवश्यक है, निंदामी, निरीक्षण। इस निरीक्षण में क्या करेंगे? हमें ये पता करना होगा कि मेरे द्वारा ये अतिक्रमण हो क्यों रहे हैं। अब ये सेल्फ एनालिसिस ही है, लेकिन ये और डीपर है। प्रतिक्रमण में हमने जाना ऊपरी, घटना सारी देखी, मन वचन काया देखा अपना, लेकिन वो मन भी बनावट ऐसी क्यों है कि बार बार मन उसी चीज को क्यों पकड़ता है? उसके रीजंस क्या है? तो वहां तक हमें खोजना होगा। उस खोजने की अवस्था में जाने का नाम निंदामी कहलाता है। निंदा शब्द, निंद शब्द का अर्थ होता है, जैसे अपन निंदा में एक जनरली निंदा करना, ठीक है? हम निंदा किसी और की करते हैं, तो हमें पता है जब हम किसी और की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं? हम एक्चुअल में निंदा करते तो क्या कर रहे होते हैं? जब किसी और की कर रहे होते थे, दूसरों के बारे में गलत बोल रहे, अवगुण देख रहे। हकीकत में हम उसके व्यक्तित्व की थोड़ी गहराई से आलोचना करते हैं और उसमें मीन मेक निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना? जो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, हमें समझ आ रहा होता है, क्योंकि हम 3rd पर्सन बने हुए हैं ना। तो हम उसके व्यक्तित्व की गहराई तक आलोचना करके, निरीक्षण करके हम पता करते हैं ये आदमी झूठ क्यों बोलता है, आदमी गुस्सा क्यों करता है, ये आदमी गुस्सेल क्यों है। तो अब हम उसकी चर्चा कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में हमने उसका नाम निंदा दे दिया, वो पर परिवाद है। तो वर्ड इज पर परिवाद, मतलब पराई पंचायती। ओके, तो वो हम पर परिवाद कर रहे होते हैं। तो निंदा करना या पर परिवाद करना हम कब कर पाते हैं? जब हम उस व्यक्ति का सूक्ष्मतम अध्ययन कर रहे होते हैं। ओके, ठीक वैसे जैसे हमने दूसरे व्यक्ति का अलग हटके सूक्ष्मतम अध्ययन किया और हमें समझ आया कि ये व्यक्ति की खोपड़ी कहाँ खिसकी हुई है। समझ आया ना? मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जल्दी से समझ में आएगा। तो ऐसे ही, हाँ मतलब आपकी लैंग्वेज में, अब आपको मैं अपना ही बोल रही हूँ ना। तो ऐसे क्या होगा, हमें अपने अंदर जाना है और अपनी खोपड़ी कहाँ खिसकी हुई है वो देखना है। दैट इज निंदा में। अभी समझ आ गया, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ भी हमने बात की थी निंदा में कैसे की जाती है। हमने एक ट्रायंगल बना के देखा था, याद है ना?
उस ट्रायंगल में आकर के हमें अपने द्वारा किए गए कार्य, कार्य के कारण और कार्य के परिणाम, इनके बारे में जानना है। तो अब हम चलेंगे निंदा करते वक्त अपने मन को इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे ये जानने के लिए। पेज नंबर 26 पे सबसे पहले हम हर आवश्यक के पूर्व गुरु वंदन करते हैं। वंदामि नमंसामि सकालेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम श्रेयम पजवासामि। मैं करूं निरीक्षण हर निज कृत सम्यक चित धर अति शांत बनूं। यह निंदा स्मृति घट सतत रहे अधिकार किसी के नहीं हनु। अपने कार्यों की पुनः पुनः जागृति में निंदा करता हूँ। आनंद हेत से भर हृदय वितराग भाव चित धरता हूँ। निज भाव निरीक्षण करता हूँ। मैं आत्म जागरण करता हूँ। मैं करूँ निरीक्षण हर निज कृत, निज मेरे द्वारा कृत किया गया, किए गए हर कार्य का निरीक्षण करता हूँ। सम्यक चित्त धर अति शांत बनूं, एकदम संकित होकर के चित्त को शांत रख करके फिर अध्ययन करता हूँ अपना। यह निंदा स्मृति घट सतत रहे अधिकार किसी के नहीं हनु। किसी के अधिकारों का हनन ना करो, यह भाव मेरे भीतर सतत मौजूद रहे। अपने कार्यों की पुनः पुनः जागृति में निंदा करता हूँ। मैंने जो जो कार्य किए हैं उनको पुनः पुनः जागृत होकर के उनका निरीक्षण करता हूँ। आनंद हेतु से भर हृदय वीतराग भाव चित्त धरता हूँ। आनंद और प्रेम से, हेत यानी प्रेम, प्रेम से हृदय को भर के वितराग भाव को दिल में धारण करता हूँ। निज भाव निरीक्षण करता हूँ। मैं आत्म जागरण करता हूँ। मैं निज भावों का निरीक्षण करता हूँ, आत्मा को जगाता हूँ। मतलब अपनी आत्मा को खुद जगाना, अपने भावों का अध्ययन करना। ये कैसे करोगे? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कुछ दिनों पहले कि कैसे एक लेडी बोली मुझे मेरा हस्बैंड प्यार नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ। और आपको समझ में आया उस लेडी को कैसे उसको भाव देखना बताया। अपना भाव चेक करो, आपको पता लगेगा आपके भाव में कहाँ गड़बड़ी हुई, आपके साथ ऐसे घटना घटी, है ना। ऐसे ही आप देखो हमारी जिंदगी में हम बीमार पड़ रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, अथवा हम प्रॉफिट पा रहे हैं, अथवा हमारे घर में कोई व्यक्ति जो मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है। आप अपने भीतर कारण को खोजना। आज दिन तक हमने कारण बाहर खोजे, दूसरों को ब्लेम किया ना, फला व्यक्ति मेरे साथ पक्षपात करता है, फला व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, फला व्यक्ति मेरे साथ चीटिंग किया, बहुत कुछ हमने कारण ब्लेम किए थे। कि हमने निरीक्षण से पहले ये जाना था कि हमारे पास में ये स्टैंड पॉइंट रहे, ये सूत्र रहे कि निमित्त सदा निर्दोष है, दूसरों का दोष नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैंने उसको अट्रैक्ट किया है, मैंने उसको डिजाइन किया है, मैंने उस घटना को रिकॉर्ड किया। आई एम द डायरेक्टर एक्टर ऑफ माई लाइफ स्टोरी। ओके, तो अब मुझे अपनी घटना का अध्ययन करना है, निरीक्षण करना है। अब ऐसा अध्ययन करना स्टार्ट करो तो आपको पता लगेगा कोई भी कार्य आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसके पीछे आप ही भाव डालते हो। वो भाव कौन से होते हैं? जब आप कर पाते हो तब कौन से भाव होते हैं, और जब आप कार्य नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर कौन से भाव थे जिसकी वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। तो अपने हर भाव का अध्ययन करना सीखना। और बड़ी हैरान हो गए कभी कभी तो आपके अंदर भाव उठता और घटना घटती है, तब आप कारण और कार्य समझ में आने लगेंगे। आपके अंदर सद्भावना उठी, उसका भला हो, कुछ तो अच्छा हो जाए उसका, और उसका काम हो जाता है। तो आप क्या कहते हो, मैंने दुआ की थी तेरा कार्य हो। ऐसे ही चेक करो कितनी बार दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या भाव उठा, घृणा का भाव उठा, और फिर सामने वाले ने किसी और ने आपकी बुराई करी, तब आप कहते हो मेरी बुराई क्यों की, मैंने तो उसको कुछ बुरा बोला ही नहीं था, आपने चाहे बोला नहीं था, लेकिन भीतर में भाव उठा था, वो घटना घट गई, लौट के उसका रिजल्ट मिल गया। ऐसे एक एक भावों का अध्ययन करना सीखना होगा। और कैसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि इतना तो हम स्मार्ट भी नहीं हुए ना कि अध्ययन करना सीख लें। तो हमारे पास में भावों का अध्ययन करने के लिए कुछ हम सूत्र लेते हैं, सूत्र अप्लाई करेंगे जिससे हमें भावों का अध्ययन समझ में आएगा।
यहाँ लिखा हुआ विधि सूत्र, यहाँ साधक 3 मिनट के ध्यान में स्वयं द्वारा किए गए अतिक्रमणों के कारणों की खोज करे। हमने जो अतिक्रमण किया, जैसे गुस्सा किया, झूठ बोला, आलस किया, किसी भी ब्लेम किया, किसी के साथ झगड़ा फसाद किया, तो कारण खोजना, अतिक्रमण के कारणों की खोज करना। दिन भर में हुए कार्यों को आवश्यक थे या वो अनावश्यक थे, वो वध्य थे या सावध्य थे, इसकी भेद रेखा करते हुए जाने और देखें। अपने द्वारा किए गए प्रतिबंध और प्रमाद का अवलोकन करें। हमने कहा आवश्यक किया, कहा अनावश्यक किया, ये भेद रेखा मन में रखो। जनरली लोग कैसे बांटते कामों को, ये अच्छा था, ये बुरा था। आज दिन तक हमको इसी भाषा में सिखाया गया, गुड और बैड, पाप और पुण्य। हम जितने ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं ना, हमारे दिमाग में दिन भर वो पाप पुण्य ही घूमता रहता है ना। ये पाप है, ये पुण्य है, ये इतना पाप हुआ कि इतना कम पाप हुआ, इसमें ज्यादा पाप है, उसमें कम पाप है। मतलब हम पाप पुण्य इस अकाउंट्स में सारी दुनिया भर की घटनाओं को बांट देना चाहते हैं। हम ऐसे ही करते आए ना हर दिन तक। अभी इस कक्षा के साथ में हमने वो पाप पुण्य वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा साइड कर दो, नया कॉन्सेप्ट अपने भीतर पैदा करो। क्यों? क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा अवेयर बनाएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? आवश्यक था या अनावश्यक? आपके लिए पैमाना क्या है? आवश्यक। अब इस बात पे कैसे समझेंगे? तो हमने पहले आवश्यक की परिभाषा की थी। क्या है आवश्यक, क्या है अनावश्यक? जो प्राकृत आकृत जागृत आज्ञा है वो आवश्यक है, जो प्राकृत आकृत जागृत आज्ञा नहीं है वो अनावश्यक। दूसरी परिभाषा हमने की थी, जो बिना किसी आवेश में किया जाए वो आवश्यक है, और जो किसी आवेश के वशीभूत होकर के किया जाए, किसी कषाय के, किसी वासना के, किसी भी लालच के वश में होकर के किया जाए वो अनावश्यक। ठीक है, ये परिभाषा माइंड में आ गई। अब अपने कार्यों को हमें देखना सीखना होगा। सपोज किसी जगह पर आप बिजनेस कर रहे हो या घर परिवार चला रहे हो, किसी किसी जगह पर आपको सामने वाले को क्रोध करके बात करनी होती है, वरना वो सामने वाला सुन नहीं रहा है। जैसे आपका बच्चा है, ये पढ़ नहीं रहा है, आपका ड्राइवर है, आपका सर्वेंट है, जानबूझ करके गलत काम कर रहा है, लेट किए जा रहा है ना, तो आपको उसके सामने गुस्सा करना होता है। अब आप कहोगे गुस्सा ना करो, सिर पे चढ़ते हैं, गुस्सा करो तो पाप लगता है, तो क्या करो? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। जैसे गुस्से की बात है, ऐसे हजारों तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आप हजारों का आंसर लेना, अप्लाई करना सीखना। ऐसे में आपका विवेक क्या कहेगा कि क्रोध करना आवश्यक लग रहा है आपको, इट्स ओके, लेकिन क्या आप क्रोध के वश में आकर के क्रोध कर रहे हो या आप क्रोध दिखाने के लिए क्रोध कर रहे हो? आर यू डूइंग एक्टिंग ऑफ एंगर? एंगर की एक्टिंग भी तो की जा सकती है ना, जैसे मूवीज में लोग करते हैं, प्यार की एक्टिंग, लड़ाई की एक्टिंग। नहीं, एकदम जोर से थप्पड़ पड़ती आवाज आती है, पड़ती गई नहीं है ना। ऐसे आप भी कर सकते हो, एक्ट। गुस्सा दिखाना है, दिखा दो, लेकिन गुस्से में आओ मत। कर सकते हो? मुश्किल है, प्रैक्टिस। अब ये गुस्से की बात समझ में आ गई कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे कार्य जहां आपको उसके वश में नहीं जाना है लेकिन आपको करना है। जैसे मोह के वश में नहीं जाना है लेकिन परिवार की सार संभाल करनी है, चिंता के वश में नहीं जाना है लेकिन कामों को टाइम पे निपटाना है। जनरली क्या होता है, आपको बहुत सारे काम हो और समय थोड़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे? बट नेचुरल चिंता करने बैठ जाओगे, स्ट्रेस लेने लग जाओगे। अब आपको क्या करना है? काम तो करना है लेकिन चिंता के वश में गए बिना कार्य करना है। तो आप अपने माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे कि ये काम हो, ये आवश्यक है मेरे लिए, इतने समय में मुझे पूरा करना है? तो क्या करोगे? माइंड को कमांड दोगे, लेकिन चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता के वश में काम किया। काम आवश्यक था लेकिन किसके वश में किया गया? वो काम क्या हो गया? अब निरीक्षण आपको कहां ले जा रहा है? प्रतिक्रमण में आपने देखा, आपने काम किया, लेकिन निरीक्षण में आपको देखना है कि वो काम चिंता के वश में किया गया था या प्रेम के वश में किया गया था या कर्तव्य भाव से किया गया था, जागृति में किया गया था या बेहोशी में किया गया था। देखो,
गाड़ी चलाते हैं आप लोग, अभी आप लोग तो बहुत बड़े हो गए, जो यंग लोग हैं, अभी नई नई उनको बाइक मिलती है, तो पापा क्या बोलते हैं बाइक देते समय, देखो बाइक दी है, तू आराम से गाड़ी चलाना, सब काम करना, लेकिन जरूरत हो तब चलाना, मौज मस्ती के लिए गाड़ी लेकर के नहीं घूमने का। बोला ना आपने, तो गाड़ी चलाना आवश्यक है, लेकिन कब चलाना आवश्यक है, कब चलाना अनावश्यक है। जरूरत है सेल फोन यूज करना, कोई पाप नहीं हो सकता। कोई बोले सेल फोन में पाप है, अभी कोई महाराज साहब ऐसा बोल सकते हैं सेल फोन पाप है, तो सामने वाले ने सवाल कर दिया, एक शावक ने महाराज साहब से, कि आपका चौमासा खोला गया, आप यहाँ पर आए, वो सब बातें हमारी सेल फोन से ही हुई थी, आपके गुरु से हमने आज्ञा मंगवाई थी, मेल ही डाला था, तो वहां भी तो नेट यूज हुआ था। वो महाराज साहब के पास का कोई आंसर नहीं था, तो शावक बोले महाराज साहब मेरे पास मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे उनसे। खैर ऐसे क्वेश्चन सैकड़ों होंगे समाज में, हमारी क्योंकि हमारी पुरानी धारणाओं में हर चीज पाप और पुण्य में बांटी गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। अभी आपको इन क्वेश्चन के आंसर कैसे आएंगे, आपको समझ में आएगा कि सेल फोन पाप नहीं है, यूज करना पाप नहीं है, आवश्यक था या अनावश्यक था। आपने किसी से कॉल किया, बात करी, कितनी बात आवश्यक थी, कितनी बात अनावश्यक थी। तो एक कैटेगरी में तुरंत मत डाल दो कि ये चीज ही पाप है, ये क्रिया ही पाप है। ऐसी कोई क्रिया नहीं कह सकते कि जो एब्सोल्युटली पाप हो, और ऐसी कोई क्रिया दुनिया में नहीं होती जो कि एब्सोल्युटली 100% पुण्य हो। वही क्रिया व्यक्ति आवश्यक हित करता है, पाप नहीं होता, अनावश्यक कर लेता है, पाप हो जाता है। अभी क्लियर हुआ? तो अपने भीतर खोजना होगा कि कोई साधन पाप नहीं है, कोई क्रिया पाप नहीं है। पाप पुण्य का क्रिया में है या प्रक्रिया में है? कहां है? भीतर के इंटेंस में है, भीतर के भावों में है, अहंकार में आकर के कार्य किया। अब जैसे एक दुकानदार है, साड़ियां बेचता है, तो साड़ियां बेचता है तो बट नेचुरली खरीदने वाली कौन आती है? लेडीज आती है। और दुकानदार उन लेडीज की बहुत तारीफ करता है कि उसको साड़ी बेचनी है ना, तो तारीफ नहीं करेगा तो वो खरीद के कैसे लेके जाएगी? तो कहता है आपके ऊपर आंटी जी बहुत अच्छी लग रही है, भाभी जी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, बहन जी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। अब वो आदमी बोलता है महाराज साहब मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ और ना बोलो तो बिजनेस नहीं होगा। देखो लेडीज को तुरंत हंसी आई ना। हमने कहा आप लालचवश बोलते हो, बिजनेस करने का एक टेक्निक है उसके लिए बोल रहे हो, या लालचवश बोल रहे हो, वाकई अच्छी लग रही है इसलिए बोल रहे हो, जानबूझ के चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। आपको अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि आपके भाव कब बिगड़ते हैं, कब सही होते हैं, कब आप समता में होकर के भी ये कार्य कर रहे हो, और कब अपने मन के अंदर कपट करके मन में कुछ और बोल रहे हो तो बाहर कुछ और बोल रहे होते हो। कई बार मन में तो अपन कहते नहीं जच रही इसको, पर बाहर बोलते हैं अरे क्या जच रही है। ठीक है? अब निरीक्षण किसको करना है? उस व्यक्ति को, व्यापारी को, खुद को अपना करना है। तो अपना निरीक्षण इस आधार पे ना करे कि मुझे बोलना ही नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीधा पक्ष से विपक्ष में, विपक्ष से पक्ष में जाते हैं। हम कहते हैं बोलना ही नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बोलेंगे तो बहस हो जाएगी। ठीक है? या हम बोले बिना रह ही नहीं सकते, बोलना ही पड़ेगा, तो पाप मुझे करना ही पड़ेगा। तो हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में। निरीक्षण करने की शर्त क्या है? निष्पक्ष। और निष्पक्ष होकर देखो तो आपके भीतर जो था, बाहर जो किया गया, बाहर जो कहा गया, बाहर जो दिखाया गया, उसके बीच में कुछ हार्मनी थी या नहीं थी? होता है ना, घर में मेहमान आते हैं तो मन में कई बार सोचते हैं यार मुझे बाहर जाना था, कहां से मेहमान टपक पड़े। मन में कहते ना आते तो अच्छा था, और ऊपर से क्या बोलते, अरे भले पधारो, गणा दिमासु आया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने कहां कहां औपचारिकता निभाई। तो हमें अपने भावों का अध्ययन करना होगा।
हम कहाँ पक्ष विपक्ष में जा रहे हैं, हमें ये जानना होगा। और तब धीरे धीरे हम निरीक्षण करके पहचान पाएंगे कि मैं खुद को छल रहा हूं। और सवाल पैदा हुआ, खुद को छला तो क्या प्रॉब्लम है? सभी तो छलते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी कोई उनको बुराई बताई जाए तो उसको इतना ज्यादा कॉमन कर देते हैं कि तो सभी करते हैं, उसमें बुरा क्या है? झूठ सभी बोलते हैं, टैक्स सभी चुराते हैं, एक दूसरे की चापलूसी सभी करते हैं, ये मन में कुछ बाहर कुछ, इट इज ओके, दुनियादारी इसी को तो कहते हैं, सभी करते हैं। अगर ऐसा सोचते हो तो आप सामायिक की साधना नहीं कर पाओ। अगर आप इन सारी बीमारियों को ये कहते हो कि तो नॉर्मल है, तो बनी रहने वाली है, देन फिर असली सामायिक में नहीं जा पाओगे। फिर औपचारिक वाली सामायिक करने तो कर लो, जैसा अपन बचपन से करते आए, होम्योपैथी बांध दो, 1 घंटा टाइम पास करो और सामायिक हो गए। असली सामायिक में जाना है तो आपको अपने हर वर्ड्स के प्रति, हर स्टेटमेंट के प्रति आपको सजग होना होगा कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्या उस जो बोल रहे हो उसके साथ आप हो क्या, आप 100% वहां हो क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो क्या? और अभी कहते हो कि सभी करते हैं, जब कोई दूसरा आपके साथ करेगा वो कह दे सभी तो करते हैं, तब क्या लगेगा? एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। एंड व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल ऑर्डर? जो हमारे साथ होता हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें किसी और के साथ, तो इसका मतलब हम ये बोले कि सभी करते इसलिए मैं भी करूं। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट आवश्यक। सभी करते इसलिए मैं करूं, ये मेरा आवश्यक। तो अब ऐसी सामायिक जो जागृति पूर्वक करेगा वो व्यक्ति भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रह पाएगा। तो तैयार हो भेड़ चाल से मुक्त होने के लिए? फिर भेड़ चाल किससे नहीं रह पाओगे। फिर आपको समझना होगा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि सभी करते इसलिए नहीं। खुद खोजो, खुद के अंदर ईमानदारी से लाओ कि आपके भाव क्यों बिगड़ रहे हैं, वो भाव बिगाड़ना आवश्यक है क्या? आपका मन कहेगा निष्पक्ष होकर देखो, अनावश्यक है। निष्पक्ष होकर देखने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है? एक तरीका मैं बताती हूँ, 2 तरीके बताती हूँ कि हम निष्पक्ष हुए कि नहीं हुए पता कैसे करेंगे। पहला तरीका, अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो नियमतः इस टाइम आप जो बोल रहे हो कुछ देर बाद में उसके ऑपोजिट पोल पर जाकर के सोचोगे, बोलोगे और सपोर्ट करोगे। अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो ऑपोजिट पोल पे आप जाओगे ही जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि मन का नियम है, वो रति में गया है तो अरति में जाएगा, अरति में है तो वापस रति में जाएगा। यानी किसी चीज में बहुत इंडल्ज हो रहा है, वहां से बोर होके हट जाएगा। किसी चीज से बहुत बोर हो रहा है, हो सकता है कहीं और इंडल्ज हो जाएगा। अगर निष्पक्ष नहीं हो तो पक्ष और विपक्ष पैदा होता जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निष्पक्ष नहीं हो पता कैसे लगेगा? तो हमेशा दूसरे की जगह पर खड़े होकर के देखो कि यही सेम चीज मेरे साथ हो रही होती तो क्या होता, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और फिर भी कर रहे हो, यानी कि आप जो कर रहे हो उसमें आप पक्षपात में हो। जैसे हम एक रिलेशन में हैं, माँ पिता है, हस्बैंड वाइफ है, और चीट कर रहे हैं, उस रिश्ते के सिवा दूसरी जगह इंडल्ज हो गए। ओके, वो कहेंगे इट्स ओके, ये सब कुछ आज की दुनिया में कॉमन है, ये तो होना ही है, तो होगा ही, हम मन को थोड़ी रोक सकते हैं, दिल, बचपन, जो भी XYZ डायलॉग्स बोलते हैं। ओके, अब उनको बोलो कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम राइट कर रहे हो, तुम आवश्यक कर रहे हो, तुम निष्पक्ष होकर देख रहे हो, तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं तो निष्पक्ष होकर कह रहा हूं, तो जरा ये देखो सेम घटना तुम्हारा स्पाउस करता तो क्या होता? वो बोलेंगे नो। नो, तो फिर तुम अपने आप के लिए यस क्यों? निष्पक्ष होकर अवलोकन करना सीखो ना। अगर तुम किसी का पैसा मार रहे हो, पैसा होते हुए दे नहीं रहे हो, देने से पहले उसको 100 चक्कर कटवा रहे हो, और कह रहे ठीक है ना, कॉमन है, आजकल सब पैसे वाले ऐसे ही करते हैं, ऐसे लोग फटाफट बोल देते हैं। लेकिन अभी सामायिक करने वाले साधक को अपने हर स्टेटमेंट पे अवेयरनेस लानी होगी, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आवश्यक है या ना आवश्यक है। निष्पक्ष देखना सीखना होगा। इसका मतलब ये खाली आधा घंटा 1 घंटा की प्रक्रिया नहीं है,
24/7 आपको हर वक्त जागते हुए होना होगा। अतः आपको समझ आता है कि नहीं, अगर मैं इसकी जगह रख के देखो अपने आप को, निरीक्षण का तरीका क्या है, दूसरे की जगह रख के देखो अपने आप को। मैं बहू होती, अब मैं जो सास की तरह बिहेव कर रही हूं, अगर मेरे साथ वैसे ही बिहेव मेरी सास कर रही होती, तब क्या? तो पता लगेगा एज ए सास मैं राइट कर रही हूं या नहीं कर रही, मैं आवश्यक हूं या नहीं अनावश्यक हूं। ठीक है, तो आवश्यक और अनावश्यक को हर व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल लेवल पे चेक करना होगा। और इसकी परिभाषा कॉमन नहीं हो सकती कि सबके लिए ये आवश्यक है या सबके लिए ये अनावश्यक है। आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पे देखना होगा। आप अगर सैनिक हो सकता है युद्ध आपके लिए आवश्यक हो, लेकिन आप सैनिक नहीं हो तो युद्ध क्यों कर रहे हो? युद्ध की प्लानिंग भी क्यों कर रहे हो? आप किचन के हेड हो तो आपको किचन के बारे में सब जानकारी रखना आवश्यक है कि कौन से सामान कम हो रहा है, कौन सा ज्यादा हो रहा है, किसकी जरूरत है, सब कुछ। आप किचन के हेड नहीं हो, आप बिजनेस के हेड हो और किचन की जानकारी में इंटरफेयर कर रहे हो, तो यू शुड थिंक कि आपका आवश्यक फैक्टर है या नहीं। ऐसे आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस की क्राइटेरिया में आप एंटर करते हुए सारी चीजें कर रहे हो, इट इज ओके। लेकिन आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो और आप दिन भर दिमाग लगा रहे हो मेरा हस्बैंड का इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो पहले ही कहती हूँ, गलत करते जाते हैं, फिर बाद में मेरी बात पछताते हैं, ये वो सब कुछ एक्सरसाइज है ना। स्टोरी हमारे घरों में सबके होती है। वो हर लेडीज कहती है मैं तो पहले ही कहा था, यहाँ पैसे नहीं लगाना चाहिए था, हो गया ना, डूब गया ना। आप तो सुनते ही नहीं हो, बाद में सुनते हो। दीज ऑल आर कॉमन स्टोरीज है। तो अब यहाँ पे क्या करना, आपके लिए अनावश्यक है या आवश्यक है? अनावश्यक है तो क्यों दिमाग लगाना? तो पता, अगर ये बात आप तोलना स्टार्ट करोगे, आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे व्यर्थ विषयों से हम बच गए, हम छूट गए। तो व्यर्थ विषयों से छूटने के साथ ही क्या होगा कि चिंतन की गति तो रुकेगी नहीं, व्यर्थ से हट गई तो सार्थक पैदा होगा, और वो सार्थक पैदा होगा तो हमारा जीना सार्थक जीना बनता जाएगा। और सार्थक जीना जिसको आया वही सामायिक को समझेगा। जो लगातार निरर्थक जी रहा है वो सामायिक को कैसे कर पाएगा? क्योंकि सामायिक के लिए क्या है, न करेमी न कार्वेमी करंतम भी अन्नम न समणु जानामि। जो कोई कर रहा है मुझे उसका अनुज्ञान भी नहीं करना। तो ये प्रैक्टिस दिन भर करनी होगी, तो आप उस 48 मिनट की प्रैक्टिस में भी प्रॉपरली कर पाओगे कि व्यर्थ की बातों का अनुज्ञान ना करो। नहीं तो लोग व्यर्थ की बातों को, मतलब दिन भर के सारे न्यूज़पेपर्स को अपने दिमाग में इतना जल्दी प्रिंट आउट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, वो न्यूज़पेपर ही चलते रहते हैं उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, और फिर बोलते हैं शांति नहीं होती। तो कैसे होगी? तो दैट इज निरीक्षण। निरीक्षण में हमको देखना आवश्यक क्या अनावश्यक क्या, वध्य क्या सावध्य क्या, यानी कहाँ हार्मोनी डिस्टर्ब की, कहाँ शोरगुल में रमण किया, कहाँ मैं शांति से रहा। ठीक, फिर देखना है प्रतिबंध कहाँ कहाँ किया, प्रतिक्रिया कहाँ कहाँ की। प्रतिबंध करना मतलब हमने पैक्ट कर लिया, छोड़ूंगा नहीं, जरूर जाऊंगा, जरूर खाऊंगा, जरूर मिलूंगा। क्या किया? संबंध बना लिया, वायदा कर लिया, अनुबंध निर्मित कर लिया। वो अनुबंध हमने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, लेकिन जैसे अनुबंध बना लिया किसी भी घटना के साथ में, क्या कर दिया? अपनी ऊर्जा को हमने कहीं ब्लॉक कर दिया। और जब ऊर्जा ब्लॉक कर दी है तो अब आपको शांति भंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कितनी जगह पे ऊर्जा ब्लॉक कर देते हैं ना। जैसे हमारी भाइयों की तो कभी बन ही नहीं सकती। सेंटेंस बोलते क्या किया? प्रतिबंध निर्मित कर दिया, एक समझौता, एक संविदा, एक प्रतिक्रिया डिसाइडेड कर दी, नहीं बन सकते। ये सेंटेंस बोलना आवश्यक था या अनावश्यक था? वध्य था या शोरगुल था? ऐसे एक एक सेंटेंस पे आपको चिंतन करना होगा। कर पाओगे? जस्ट ऑपरेशन, तीनों योगों का ऑपरेशन करना होगा। ये निरीक्षण आवश्यक है। और निरीक्षण आवश्यक में जब पता लगा ओके ये मेरी गलती थी, कि मैंने इमीडिएट रिएक्शन किया, प्रतिबंध किया, गलती समझ में आ गई। जनरली यहाँ पे भूल क्या होती है
एक तो आदमी को गलती दिखती नहीं, कदाचित दिख जाए, वो गलती को लेकर के इतना गिल्ट में चला जाता है, कहता है मैं तो किसी काम का ही नहीं, मेरे तो रोज गलती होती है, मैं कभी सुधर ही नहीं सकता, इतने सालों में नहीं सुधरा तो आगे क्या सुधरूंगा, अब तो बदलाव मुश्किल है। और कई लोग मुझे मिले, वो कहते हमारा सब समझ में आता है लेकिन हम बदल ही नहीं सकते, लगता है अब क्या बोलते हैं, लकड़ों पे जाएंगे तभी बदलेंगे, मतलब इन द सेंस कि शमशान में जाएंगे तभी कुछ होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो लोग गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को कोसने लग जाते हैं, गलतियां अगर को दिखने लग जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेतने की क्या जरूरत है कि गलती दिखे तो ये नहीं कहना कि मैं ही ऐसा हूं, क्या सोचने का, ये बनावट के अंदर कुछ वायरस आए थे, इट्स ओके, मैं इस व्यक्तित्व को जिसके अंदर ये कमियां हैं, ये गुण दोष है, इस व्यक्तित्व को वो जैसा है मैं वैसा ही एक्सेप्ट करता, मैं इसको वैसे ही देखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो जो गलती है, मत बोलो मेरे में गलती है, आप में गलती नहीं है, ये अज्ञान की वजह से, प्रमाद की वजह से हमारे भीतर कुछ कचरे इकट्ठे हो गए थे, तो वो एक बनावट बन गई। और जो बनावट है ना, वो आप नहीं हो, वो आपका पास्ट है, आपका प्रमाद है। और उस प्रमाद को क्या करना लेकर के और उसके ऊपर पछतावा करने बैठ गए, रोने बैठ गए, हाय रे मैंने ऐसे क्यों किया, तो प्रमाद में और प्रमाद ऐड ऑन कर दिया। तो क्या करना है, अगर कुछ है भी, सपोज किसी के अंदर कोई वासना है, कोई विकार है, कोई कषाय है, कोई क्रोध है, कोई ग्रंथि है, कोई भी तरह का गिल्ट बन गया, और उस गिल्ट को लेकर के क्या करना है, तो बहुत प्यारा विधान हमारे जैन समाज में, जैन दर्शन में, जैन सूत्रों में मिलता है, गरहामी। उस गलतियों को गरहा कर दो, उसमें कुछ लुका छिपी मत करो कि ये मैं ऐसा नहीं हूं, ये मैं ऐसा हूं, मेरे इस वजह से ऐसा हूं, कोई लोग बोलते हैं मम्मी पापा की वजह से ऐसा हूं, किसी की वजह से ऐसे नहीं हो। और उसको क्या करना, गुरु की साक्षी से प्रकट कर दो, एक्सेप्ट कर लो, प्रकट कर दो। अपने अंदर गुप्तता मत रखो, छुपाने की इच्छा भी मत रखो, क्योंकि छुपाने की इच्छा, जिसको छुपाया जाता है वो बढ़ जाता है। पाप को छुपाओ पाप बढ़ता है, पुण्य को छुपाओ पुण्य बढ़ता है। बोलते हैं ना लोग, दान करो तो छुपाओ, छपाओ मत। छुपाया तो उसका फल बढ़ेगा, छपा दिया तो फल खत्म। तो पाप हो या पुण्य, छुपा दिया बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं और अच्छाइयों को छपाने की। तो यहाँ पे गरहामी में क्या करना होगा, हमने अपनी गलतियों को गुरुदेव की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से प्रकट कर देना, एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना। कन्फेशन, देखो यहां से सूत्र लिया यीशु ने, पूरी दुनिया में फैला, और हम जैन समाज में कन्फेशन करना छोड़ दिया। यहाँ कन्फेशन करना सूत्र में आया है, सामायिक में आओगे तभी जब मन की सारी गुप्तताओं को, गांठों को, पोल को खोल करके प्रकट करने की हिम्मत आएगी। ये हिम्मत आना ही बड़ी बात है, क्योंकि जनरली बचपन से हम लोगों को आदत है, बचपन से, उसके पहले जन्मों से होगी हमें नहीं पता, बचपन से तो पता है कि हम लोग अपनी गलती होते ही दाएं बाएं गायब, छिपाने की कोशिश करते हैं या उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो नो पॉलिशिंग, जैसा है वैसा प्रकट करना, गरहा, ये करना सीखेंगे हम। 5वां आवश्यक गुरुवंदन सूत्र।